जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। पेन पेपर लेके बैठेगा। जो भी हम क्वेश्चंस डील करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, आपका कंसेप्ट भी डील करते हुए चलेंगे। ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बना तो आप समझ लीजिए किसी से नहीं बनेगा, क्योंकि हम सिर्फ आपको यहाँ क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे। ठीक है। आपको उस चीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और उसके कंसेप्ट क्या है वो भी डील करेंगे। तो चैनल पे न हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वन मोर थिंग, पेन पेपर आप लेके बैठेगा। जो स्पीडी का आपका सीरीज चल रहा था वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, बट पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ लेटेस्ट पेपर जो बिहार में हुए, चाहे बीपीएससी का हो चाहे कुछ दरोगा के पेपर। स्पेशली जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उस पे हम डील करें। ऐसा नहीं कि जो पहले आया उसी पे हम अटके रहें स्पीडी पे, ताकि हमें ये पता चले कि किस लेवल तक एग्जामिनर पूछ सकता है, उस लेवल से हम थोड़ा ऊपर लेके चलें, ताकि जो दरोगा का एग्जाम हो चाहे बीपीएससी का, स्पेशली दरोगा का अगर मैं बात करूं तो आप अमोंग दी टॉपर रहो। ठीक है। चैनल का जो टेलीग्राम का लिंक है वो नीचे है, और व्हाट्सएप से आप जरूर जुड़ जाए ताकि आप स्टेटस भी फॉलो कर पाए। स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि वॉशिंग मशीन का, अब आज जो पेपर हमने लिया है वो है आपका जो बीपीएससी का है। ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन हमने जो लिया है वो है आपका, चलिए, तो वॉशिंग मशीन का जो बेसिकली जो वॉशिंग मशीन है वो किस फेनोमेना पे काम करता है, आपको यहाँ ये पूछा जा रहा है। ठीक है। आपको यहाँ दिया हुआ, मैं इंग्लिश वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं बोल देता हूँ। जो वॉशिंग मशीन है बेसिकली किस फेनोमेना पे काम करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ठीक है, उसके बाद है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है, ठीक है, या आपका अपोहन पे काम करता है। ठीक है। आपको ये बताना है, मतलब डायलिसिस इसको बोला जाता है एक्चुअली। ठीक है। तो आपको पूछा गया है कि जो वॉशिंग मशीन है उसका फेनोमेना क्या है, मतलब किस सिद्धांत पे वो कार्य करता है। तो आपको है, पहला है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, हिंदी वाले पढ़ लेंगे। प्रसार मतलब होता है आपका डिफ्यूजन, और अपकेंद्र बल होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो यहाँ है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स दिया हुआ है आपका, ठीक है, और आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिया हुआ है। उसके बाद है आपका डायलिसिस। देखिए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं होगा। ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो, अब एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, एक होता है अपकेंद्रीय, ठीक है, और एक होता है केंद्रीय। मतलब जो केंद्र की ओर लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो केंद्र से बाहर लगेगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या उसी को हम लोग बोलते हैं अपकेंद्र बल बोला जाता है इसको। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। याद रखिएगा, अब एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है कि जो हम लोग मक्खन निकालते हैं, ठीक है, दूध से जो मक्खन निकालते हैं वो किस फेनोमेना पे काम करता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आप मक्खन निकाल देते हो तो जो बचता है, ठीक है, जो मक्खन निकालने के बाद जो जो भी मटेरियल बचता है, ठीक है, तो उसका घनत्व बढ़ जाता है या कम जाता है। तो याद रखिएगा, घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये कैसे होता है, तो याद रखिएगा, घनत्व मतलब होता है आपका डेंसिटी, डेंसिटी मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम। तो याद रखिएगा, जो भी आप जब मक्खन निकालोगे, ठीक है, तो उसका क्या है कि मास भी घटेगा, ठीक है, और वॉल्यूम भी घटेगा। बट याद रखिएगा, जो घनत्व, जो आपका वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है, उसमें ज्यादा क्या होता है आपका, कम होता है जब आप मक्खन निकाल लेते हो। तो जिसके कारण क्या होता है, घटता तो ये दोनों है, मास भी घटेगा और आपका वॉल्यूम भी घटेगा। ठीक है, जब आप मक्खन निकाल लोगे दूध से। बट जो ज्यादा घटता है वो घटता है आपका, उसका आयतन घट जाता है। इसीलिए क्या हो जाता है कि जब आप मक्खन निकाल लेते हो तो दूध में जो बचता है वो, ठीक है, मक्खन निकालने के बाद उसका घनत्व बढ़ जाता है। ये चीज आप याद रखोगे। प्लस मैंने आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये बताया कि जो आपका वॉशिंग मशीन है वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। ठीक है, और आप मक्खन वाला याद रखोगे। और एक चीज याद रखोगे, दो चीज हमेशा पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि बॉल पेन, ठीक है, एक बोल पूछा जाता है बॉल पेन किस फेनोमेना पे काम करता है। तो याद रखिएगा, सरफेस टेंशन फेनोमेना। ठीक है, सरफेस टेंशन के, पृष्ठ तनाव के फिनोमिना पे आपका काम करता है बॉल पेन। ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक होता है आपका फाउंटेन पेन। फाउंटेन मतलब जो इंक वाला पेन, ये किस फिनोमिना पे काम करता है, तो केसिका, केसिका मतलब कैपिलरिटी एक्शन पे काम करता है। ठीक है, ये दोनों आप यहां से याद रखोगे। ठीक है। अब यहां देखिए, अगर हम लोग डिफ्यूजन का बात करें, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस
ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सॉलिड मतलब ठोस, ये इतना तो हिंदी इंग्लिश समझते होगा आप लोग, ठीक है। सॉलिड मतलब जो होता है ठोस होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो जो डिफ्यूजन जो होता है, जो प्रसार जो है पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो याद रखिएगा जो गैस जो होता है उसमें सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है। इसीलिए क्या होता है कि जैसे हम लोग सेंट मारते हैं, तो सेंट मारते हैं तो क्या हो जाता है, तुरंत चारों तरफ फैल जाता है। डिफ्यूजन मतलब प्रसार, कोई चीज जल्दी से एकदम चारों तरफ फैल जाना। तो याद रखिएगा जब भी आपको पूछा जाएगा कि जो आपका जो स्प्रे होता है, जैसे बॉडी डिओड्रेंट आप लोग लगाते होगे, ठीक है, तो तुरंत एकदम गमक आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो गैस जो होता है उसका क्या होता है, डिफ्यूजन जो होता है सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपने डिफ्यूजन समझा, प्रसार समझा, उसके बाद आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब जब फोर्स बाहर की तरफ लगता है, सेंटर से बाहर की तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं अपकेंद्र बल, ठीक है। आपने ये समझा। उसके बाद अगर हम लोग डायलिसिस में आए, तो डायलिसिस जो बेसिकली किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, जो डायलिसिस जो बेसिकली किया जाता है वो होता है आपका किडनी के लिए। जब आपका किडनी काम करना बंद कर देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डायलिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायलिसिस जो वर्ड है ये किडनी से रिलेटेड है, आपको याद रखना है, ठीक है। और उसी तरीके से जब आपका हार्ट जो है काम करना बंद कर देगा, ठीक है, तब आप कौन सा वर्ड आपने सुना होगा, पेसमेकर, ठीक है। ताकि इसका जो हार्ट का जो मतलब जो लबडब है, लबडब जो करता है, ठीक है, वो सही रूप से करे, उसके लिए पेस मेकर यूज किया जाता है। तो पेस मेकर जब आपका हार्ट सही से काम नहीं करेगा, और डायलिसिस जब आपका किडनी सही से काम नहीं करेगा। अब देखिए किडनी से जो क्वेश्चंस पूछे गए, जल्दी से हम लोग देखते हैं कि जो जो क्वेश्चंस किडनी से पूछे गए, ठीक है। और पढ़ने का तरीका ये तो हमने सिर्फ अभी स्टार्ट किया है, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट हम यहाँ डील करने वाले हैं। ये तो बेसिक चीज है, ताकि आपको वीडियो में ही जो डिफिकल्ट टॉपिक है, ठीक है, वो चीज आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि हमारा जो है किडनी से क्या क्या क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग किडनी पे अगर हम लोग आते हैं, ठीक है, किडनी पे हम लोग आएंगे यहाँ, जल्दी से देखिएगा एक बार आप लोग, जल्दी जल्दी करके। सबसे पहले किडनी का अगर हम लोग बात करें, तो जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र जो सबसे मेन अंग उत्सर्जन के लिए, जो हमारा बॉडी से गंदगी बाहर निकालता है, वो कौन निकालता है, तो आपका किडनी निकालता है। कितना होता है, तो 2 होता है यहाँ, ठीक है। अब याद रखिएगा एब्डोमेन से जस्ट नीचे। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या है, फंक्शनल यूनिट क्या है, तो याद रखिएगा नेफ्रॉन पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोमेन कैप्सूल, मैंने डिटेल में ये सब पढ़ाया हुआ है कि बोमेन कैप्सूल किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा ये भी किडनी का, बहुत सारे हमने आपको पढ़ाया, बस अभी इतना याद रखो, बोमेन कैप्सूल किडनी से। तीसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, जो आपका ब्लड, ठीक है, फिल्ट्रेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको याद रखना है किडनी के द्वारा। नेक्स्ट आपको याद रखना है जो डायलिसिस वर्ड जो है किससे रिलेटेड है, डायलिसिस जब आपका किडनी खराब हो जाएगा तो आपका जो फिल्ट्रेशन, बॉडी में जो फिल्ट्रेशन है वो रुक जाएगा, तो उसके बाद क्या होता है, डायलिसिस करना पड़ता है आपको ब्लड को फिल्टर करने के लिए। वहीं आपका पेस मेकर कहाँ यूज होता है, तो आपका हार्ट का सही तरीके से लबडब जो काम करता है वो सही से हो पाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा कि यूरिन जो आपका मूत्र है वो कहाँ फॉर्मेशन होता है, तो आपको याद रखना है वो कहाँ होता है, तो आपको किडनी में होता है। बट यूरिया कहाँ फॉर्मेशन होता है, कौन सा अंग यूरिया फॉर्मेशन करता है, तब आपको बोलोगे लीवर करता है। और अगर आपको बोले यूरिन कहाँ फॉर्मेशन होता है, तब आप क्या बोलोगे, किडनी। और याद रखिएगा यूरिन का पीएच कितना होता है, तो 6 होता है, ठीक है। उसके बाद ये चीज मैं बार बार आपको कराता था, अगर अगर लोग शुरू से जुड़े, ये बीएसएससी में आया हुआ था क्वेश्चन, डिफिकल्ट जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, हमने सिर्फ आपको केमिस्ट्री वाला पार्ट था, ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि हमने आपको उस लेवल तक नहीं पढ़ाया क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, बट अब वो भी करेंगे। बट बायोलॉजी और जो आपका फिजिक्स था आप कर सकते। तो ये भी चीज मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन आया था कि यूरियाटोलिक किसको बोला जाता है। हमने आपको एक चीज समझाया था कि जो हम लोग अपना बॉडी से बाहर निकालते हैं, जो एक्सक्रीट करते हैं, गंदगी बाहर निकालते हैं, किस फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में। बट जो हमारा रेप्टाइल्स होता है, तो हम किस फॉर्म में गंदगी अपना बाहर निकालते हैं, यूरिया के फॉर्म में, ठीक है, ये चीज मैंने बताया था। और जो बर्ड होते हैं रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मतलब जो रेंगने वाले जो भी जीव है, वो कैसे निकालते हैं, तो यूरिक एसिड के फॉर्म में अपने बॉडी से गंदगी निकालते हैं। इसलिए जो आपका बर्ड होता है और जो रेप्टाइल्स होता है, हम लोग इसको यूरियोटोलिक जंतु बोलते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था, मैंने ये भी चीज बताया था कि जो हमारा एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं, वो अपना गंदगी बाहर कैसे निकालते हैं, तो याद रखिएगा एमोनिया के फॉर्म में, इसलिए इनको एमोनियोटोलिक बोलते हैं। और रेप्टाइल्स और बर्ड, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिक टॉलिक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होता है यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालता है और हम लोग यूरिया के फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए वापस आते हैं हम लोग,
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, यहां तक आशा है आप चीजें समझ गए होंगे। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? मतलब सबसे जो आपका जो लाइट का जो स्पीड है, ठीक है, सबसे कम किस में होगा ये पूछा जा रहा है। जल में होगा, निर्वात में होगा, निर्वात मतलब वैक्यूम, वायु, ठीक है, और कांच मतलब शीशा। देखिए, हमने एक चीज आपको समझाया था, अगर आपको याद हो प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा कि अगर स्पीड का बात करते हैं हम लोग, ठीक है, लाइट का जब भी बात आएगा तो हम लोग जब भी स्पीड का बात करेंगे तो स्पीड ऑफ द जो लाइट होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब होता है अपवर्तांक। तो किसी भी मीडियम का जिससे वो ट्रेवल कर रहा है, जिससे वो गमन कर रहा है, उसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, अगर ज्यादा है तो उसमें स्पीड क्या होगा, कम होगा। मैंने करवाया था। ठीक है, तो अगर कोई चीज हवा में जा रहा है, मतलब एक स्पीड जो लाइट है, लाइट क्या आपको हवा में जा रहा है और आपका क्या कर रहा है, आपका डायमंड मतलब हीरा में जा रहा है, तो स्पीड किस में ज्यादा ज्यादा होगा, लाइट का। सिंपल सी बात है, हवा में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हवा का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो कम होगा कंपेयर टू किसका, आपका डायमंड का। तो इसीलिए क्या होगा, हवा में उसका स्पीड ज्यादा होगा। डेंसर एंड रेयर मीडियम हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, डेंसर मीडियम आपने विरल सरल आपने हिंदी में पढ़ा होगा, उसको ही हम लोग डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। तो डेंसर मीडियम का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। बस इतना आपको याद रखना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा जिस मीडियम का, उस मीडियम में इस लाइट का स्पीड कम होगा। तो यहां जल है, वैक्यूम है, वायु है, कांच है। तो कांच का जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, जो ज्यादा डेंस होगा, जिसमें ज्यादा घनत्व होगा। सिंपल सी बात, जो सबसे ज्यादा घनत्व कहां है, कांच में है। ठीक है, तो इसका घनत्व मतलब डेंस ज्यादा है ये चीज। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका सबसे ज्यादा होगा तो स्पीड सबसे इसमें कम होगा। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होगा, तो सबसे ज्यादा स्पीड होगा इसका किसमें, आपका वैक्यूम में। किसमें, आपका वैक्यूम में, निर्वात में होगा। ठीक है, निर्वात में क्यों ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसको बस आपको इतना रखना है कि निर्वात में आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, अभी कंफ्यूज मत करना कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां सबसे कम होगा स्पीड, और सबसे ज्यादा जो स्पीड होगा वो कहां होगा, आपका वैक्यूम में होगा। ठीक है, क्या होगा, वैक्यूम में होगा, निर्वात में होगा। अब जल्दी से एक चीज मैं आपको समझाता हूं कि जो जो क्वेश्चंस अब लाइट से पूछे गए, ठीक है, देखिए अब लाइट से जो क्वेश्चंस पूछे गए आप जल्दी से एक बार देखोगे मेरे साथ। देखिए, अब देखो लाइट का सबसे पहले हम लोग बात किए कि ये वैक्यूम निर्वात में गमन कर सकता है। पूछा जाएगा कि लाइट निर्वात में गमन कर सकता है कि नहीं, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इसका जो स्पीड होता है कितना होता है, आपको याद रखना है 3 × 10⁻⁻⁻ मीटर पर सेकेंड। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग है, सबका स्पीड कितना होगा, आपका 3 × 10⁻⁻⁻ मीटर पर सेकेंड होगा। मैक्सिमम कहां होता है इसका स्पीड, तो याद रखिएगा इसका मैक्सिमम स्पीड जो होगा निर्वात मतलब वैक्यूम होगा। बट याद रखिएगा जो आपका साउंड वेव है, ठीक है, वो जो है साउंड वेव जो है आपका ध्वनि, ठीक है, वो आपका निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है सबसे पहले किसने नापा था, तो आपको याद रखना है रोमर ने नापा था। ठीक है, याद रखिएगा। दो क्वेश्चन जो हमेशा मैं आपको करवा रहा हूं, बार बार ये चीज बोल रहा हूं, अगर आपको पूछे, ठीक है, अगर आपको पूछे, ठीक है, कि जो साबुन का जो बबल होता है, साबुन का जो बबल होता है वो रंगीन क्यों दिखता है, तो आपको याद रखना है इंटरफेरेंस, व्यतिकरण के कारण। ठीक है, उसी तरीके से एक और क्वेश्चन में आपको करवाता हूं कि जब पानी के ऊपर किरासन गिर जाता है तो चमकीला कलरफुल दिखाई देता है, क्यों, तो व्यतिकरण के कारण। ये एकदम एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, कि बबल जो होते हैं, ठीक है, कलरफुल क्यों दिखाई देते हैं, और वाटर पे जब पानी छिड़क जाता है तो कलर क्यों दिखाई देता है, तो वो भी इंटरफेरेंस के कारण। ये सब भी हम समझा चुके हैं कि इंटरफेरेंस और व्यतिकरण क्या होता है। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है लाइट का, ये सब लाइट का है कि जो आपका सन से, ठीक है, सन निकलने से पहले, ठीक है, सन निकलने से पहले और डूबने के बाद भी हमें कुछ देर तक दिखाई देता है, क्यों, रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक, अपवर्तन के कारण। ठीक है, एक होता है प्रवर्तन, एक होता है अपवर्तन, मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो आपका प्रवर्तन के कारण, ठीक है, अपवर्तन के, प्रवर्तन मतलब होता है आपका रिफ्लेक्शन, अपवर्तन मतलब होता है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, आपका जो सन जो है आपका डूबने के बाद भी, ठीक है, और उगने से पहले
हमें दिखाई देता है, ठीक है, तो याद रखिए। बट याद रखना, उगने के समय जो लालिमा हमें दिखाई देता है, लालिमा एकदम, वो क्यों दिखाई देता है, तो वो विकिरण के कारण। याद रखना, मैंने आपको एक ट्रिक समझाया था, जब भी अपने जगह से, ठीक है, वो डिस्प्लेस हो जाए, मतलब अपना जगह से डिस्प्लेस, मतलब वो निकला नहीं है, वो उस जगह है नहीं, पर वो हमें दिख रहा है, तो जब भी इस टाइप का हो, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन बोलेंगे, मतलब अपवर्तन बोलेंगे, ठीक है, रिफ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे कि आपका पेंसिल पानी में डुबा देते हो तो क्या लगता है, यहां से डूब, मतलब यहां से लगता है कि टूट गया है, ठीक है, ऐसे एंगल पे ऐसे रहता है। आप मछली देखते हो पानी में, लगता है सामने, पर वो बहुत अंदर है। तो मतलब जो अपने जगह से दूसरे जगह पे मतलब हम लोग को दिखता है, ठीक है, तो उसमें हमेशा रिफ्रैक्शन होता है, याद रखिएगा, ठीक है, अपवर्तन होता है। और याद रखिएगा कि जो रेड कलर जो दिखता है, रेड कलर जो दिखता है जब सन निकलता है तो लालिमा पूरा दिखता है, वो क्यों दिखता है, तो वो विकिरण के कारण, स्कैटरिंग के कारण, याद रखिएगा। और मैंने आपको क्या बताया, लाइट का जो मतलब जो स्पीड होता है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब अपवर्तांक कितना है उस मीडियम का जिससे वो ट्रेवल कर रहा है। तो सिंपल याद रखिएगा, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट का जो रिलेशन होता है वो उल्टा होता है, ठीक है, जिसका अपवर्तांक ज्यादा होगा जिस मीडियम में, ठीक है, उसमें उसका स्पीड कम होगा। इसीलिए याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रेड का क्या होता है, रेड कलर का क्या होता है कि आपका स्पीड जो होता है सबसे ज्यादा होता है, आपने पढ़ा होगा। याद रखना, स्पीड अगर पूछे सबसे ज्यादा किसका होता है तो बोलोगे रेड। क्यों, क्योंकि रेड का अगर स्पीड ज्यादा है तो फिर क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। उसी प्रकार आपका याद रखना, एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। एनर्जी सबसे किस में ज्यादा होगा, तो एनर्जी जो ज्यादा होगा सबसे वायलेट में होगा। क्यों, समझ में आया। देखो, स्पीड अगर बोले, स्पीड सबसे ज्यादा किसका होता है, रेड का ज्यादा होता है। रेड का क्या होता है, आपका जो तरंग धैर्य होता है वो सबसे ज्यादा होता है, किसका, तरंग धैर्य जो है सबसे ज्यादा होता है। तो तरंग धैर्य जिसका सबसे ज्यादा है उसका क्या है, आपका स्पीड सबसे ज्यादा है। तो मतलब सिंपल है ना, जिसका अगर स्पीड सबसे कम किसका होगा, फिर सिंपल सी बात है, स्पीड सबसे कम किसका होगा, आपका वायलेट का होगा, ठीक है, बैगनी का होगा। बट एनर्जी सबसे ज्यादा किसका ज्यादा होगा, तो याद रखिएगा किसका सबसे ज्यादा होगा, आपका वायलेट का। क्यों, क्योंकि एनर्जी का जो रिलेशन होता है, ठीक है, तरंग धैर्य के साथ ऑपोजिट होता है। जिसका तरंग धैर्य सबसे ज्यादा है, मेरे साथ बोलो, जिसका तरंग धैर्य सबसे ज्यादा है उसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा, उसका क्या होगा, स्कैटरिंग, विचलन सबसे कम होगा, ठीक है। बट अगर तरंग धैर्य जिसका कम है उसका क्या होगा, एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, बट उसका स्पीड सबसे कम होगा, ठीक है, समझ में आया। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि जो वायलेट है, वायलेट का क्या होगा, एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, स्पीड सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। वही रेड में क्या होता है, आपका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो दैट मींस इसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा और इसका जो एनर्जी है इसका कम होगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी का रिलेशन वेवलेंथ के साथ उल्टा होता है। ये हमने यहां लिख दिया, ये सब पूछा जाएगा, अभी समझ लो, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी आपको किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए, यहां से हमने लाइट के बारे में आपको बता दिया। आगे चलते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, जल्दी से देखिए। ये है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि, आप जल्दी से देखिए, कमेंट कीजिए इसको। देखिए, अब इसमें देख, एक होता है सदिश, एक होता है अदिश। सदिश मतलब होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब मैंने आपको समझाया था, जिसमें क्या होगा, आपका आयाम भी होगा, आयाम मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका डायरेक्शन भी होगा, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड आयाम भी होगा और उसका डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो यहां में अगर देखोगे कि कौन सा नहीं है, देखो गति क्या है आपका, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये क्या है, आपका अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बाकी आपका वेलोसिटी, वेग, टॉर्क, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉर्क भी आपका क्या वेक्टर क्वांटिटी है, और आपका डिस्प्लेसमेंट भी जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी। आप ये भी देखो कि क्वेश्चंस पूछ कहां से रहा है। अगर आपने पहले देखा वो लाइट से क्वेश्चंस था, आपने समझा, ठीक है, फिर उससे पहले वाला क्वेश्चंस आपने देखा, तो ये चीज आप जरूर देखो, ठीक है, इस पे आप जरूर, आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है, यही चीज तो आपको करना है। देखो पहला क्वेश्चन जो आपने देखा, ये क्या है, ये फिजिक्स से क्वेश्चन था, तो सिंपल क्वेश्चन था, ये पहले भी रिपीट हो चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको समझना है पूछा कहां से जाए। दूसरा क्वेश्चन लाइट से था, जहां हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन अभी देखिए, ये फिजिक्स से है और ये भी बार बार पूछा जाता है फिजिक्स से। ये मतलब आपका सदिश राशि, अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अभी और मैं समझाऊंगा ताकि आपका दिमाग ये
समझ जाए कि क्वेश्चंस जो आखिर आ कहां से रहे हैं, ठीक है, फिर आपको क्या होगा, थोड़ा प्रॉब्लम कम होगा। तो देखिए, तो ये क्या हो गया, अब मैं एक लिस्ट बता रहा हूं आपको, आपको वो याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब आप इसको ध्यान से देखना कि जब भी ये आप स्क्रीनशॉट डायरेक्टली ले लेना, ठीक है, क्योंकि आपको इसको पक्का आपको पूछा जाएगा। यहाँ देखिए, आई थिंक हमने यही लगा दिया, कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ठीक है, आपका हमेशा ये काम आते रहेगा। देखिए, अब हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो देखो, वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी का मैं आपको बताता हूं, आप यहां देख लो, एकदम समझ लेना, ठीक है, आज, ताकि अब कभी क्वेश्चन पूछे इसमें तो गलत हो ही ना मेरा। देखिए, अब यहां देखो, हमने यहां लिख दिया, अब ध्यान से समझना। देखो, ये है आपका स्केलर क्वांटिटी, ये है आपका वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी अब हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, तो अगर मैं बोलूं कि स्केलर क्वांटिटी, मैंने अभी समझाया था स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें सिर्फ आयाम होगा, मतलब कि आपका उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और एक होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। देखो देखो, जैसे कि आपका वेक्टर क्वांटिटी का बात करूं, ठीक है, तो क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, मैं हिंदी में भी बता देता हूं आप लोगों को। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है आपका विस्थापन, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब होता है आपका वेग, और ये होता है आपका वेट। वेट मतलब होता है आपका भार। उसके बाद आपका त्वरण। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। उसके बाद बल, उसके बाद इंपल्स, उसके बाद प्रेशर मतलब दाब, उसके बाद मोमेंटम, संवेग जिसको बोलते हैं, उसके बाद ग्रेविटी और ड्रैग। ड्रैग मतलब जो बोलते हैं ना, फ्रिक्शन ज्यादा है, तो फ्रिक्शन भी जो है एक क्या है आपका, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो बोलते हैं ना, बड़े फ्रिक्शन है, पैर ऐसे, गाड़ी में टायर टायर लगाते हैं, टायर क्या होते हैं, थोड़ा मतलब अगर पूरा एकदम ये हो जाए तो फिर क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो जो फ्रिक्शन जो है, ठीक है, फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन किसी एक डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो जो फ्रिक्शन है, याद रखिएगा, फ्रिक्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो फ्रिक्शन जो है, ठीक है, आई थिंक यहाँ दिख नहीं रहा होगा शायद, तो चेंज करके देखते हैं, ठीक है। जो फ्रिक्शन जो होगा, फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन जो होगा ये भी आपका याद रखिएगा, फ्रिक्शन जो है ये भी आपका क्या है, एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। तो विस्थापन हो गया आपका, आपका फिर से वेग हो गया, ठीक है, फिर से आपका भार हो गया, फिर से आपका त्वरण हो गया, फिर से आपका बल हो गया, फिर से आपका इंपल्स हो गया। इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू टाइम, एफ इंटू टी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एफ इंटू टी मतलब क्या होता है, आपका इंपल्स होता है, ठीक है। और उसके बाद है आपका प्रेशर, जैसा मतलब आप पता है, उसके बाद मोमेंटम, उसके बाद ग्रेविटी और ड्रैग, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां है आपका क्या, यहां है आपका, देखिए डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। देखिए, डिस्प्लेसमेंट बोले मतलब विस्थापन बोले तब आपको क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस हो गया, फिर से सिंपल चाल हो गया, फिर से आपका द्रव्यमान हो गया, फिर से आपका ऊर्जा हो गया, घनत्व हो गया, पावर हो गया, लेंथ, एरिया, आपका आयतन, टाइम, टेम्परेचर एंड वर्क। याद रखना, पावर पूछे, चाहे आपका पावर हो गया, एनर्जी हो गया, वर्क हो गया, ठीक है, प्रेशर हो गया, ये कुछ भी यहां से भूलना मत, इसको आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, ये आपको पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर क्वेश्चंस पूछे कहां से जाते हैं, ठीक है। चलिए, यहां हो गया, तो हम पढ़ रहे थे आपका सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी और अदिश मतलब आपका स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए, अब यहां देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब बहुत क्वेश्चन सीखोगे, ठीक है, जब आप शांतिपूर्वक लेकिन बैठना है और चीजों को समझना है। अब देखिए, यदि धरती की घूमने की गति, ठीक है, जो स्पिनिंग हो रहा है, घूम जो रहा है, धरती अगर घूम जो रहा है, ठीक है, कि बढ़ा दी जाए, तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन कितना होगा। तो भूमध्य रेखा पे जो पिंड है, ठीक है, जो आपका जो भूमध्य रेखा पे कोई भी पिंड का, ठीक है, कोई भी पिंड का मान लीजिए क्या होगा, उसका जो वजन क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी वजन, ठीक है, कोई भी वजन जो होता है बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, आपका गुरुत्वाकर्षण त्वरण पे, मतलब स्मॉल जी पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या समझाया था, बहुत ही अच्छे से उस दिन समझाया था, ठीक है, Gm/r², ठीक है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है, क्योंकि जो हमारा भार होता है, भार मतलब क्या होता है, आपका द्रव्यमान इंटू आपका जी। भार बनता कैसे है, तो भार जो है हमारा बनता है आपका द्रव्यमान, ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज होगा ही नहीं। चेंज कौन होगा, आपका ये स्मॉल जी होगा,
ठीक है। तो स्मॉल जी ही तो चेंज होगा, ये अगर चेंज हो गया तो आपका भार भी चेंज हो जाएगा। और सिंपल सी बात है कि जो जी का जो ये वैल्यू होता है आपका, आपको ये फॉर्मूला मैंने समझाया था, ये क्या होता है आपका यूनिवर्सल जी, मैंने बताया था 6.6 10 टू पावर माइनस, ठीक है। और ये हो गया आपका मास अर्थ का, और ये क्या हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। तो जो जी का जो वैल्यू होता है, ठीक है, जो जी का वैल्यू होता है ये क्या होता है, सबसे आपका कम कहां होगा, तो ये होगा आपका भूमध्य रेखा पे, क्योंकि आर जो होता है रेडियस जो होता है अर्थ का यहाँ बढ़ जाता है। और ये सबसे ज्यादा जी का वैल्यू कहां होगा, आपका ध्रुव पे, पोल पे, क्योंकि इसका वैल्यू आर का वैल्यू वहां कम हो जाता है। इसीलिए आपका जो भार होता है, ठीक है, कोई भी चीज अगर चीनी अगर आप इक्वेटर पे खरीदते हो और फिर उसको पोल पे जाके ध्रुव पे जाके बेचोगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि उसी चीनी का भार जो है आपका इक्वेटर पे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सब चीज कंसेप्ट है, ठीक है, जो आपको पूछा जाएगा, समझ में आया। तो यहां बोला है कि अगर अर्थ को स्पीड अगर बढ़ा दिया जाए, तो याद रखें जब अर्थ का स्पीड बढ़ा दोगे, स्पिनिंग बढ़ा दोगे, तो जी का जो वैल्यू है ये कम हो जाएगा। तो अगर जी का वैल्यू कम हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जो आपका भूमध्य रेखा पर पिंड का जो वजन है वो भी घट जाएगा, क्योंकि स्पिनिंग करोगे तो जी का वैल्यू घट जाएगा। याद रखें, और जो भी मैंने यहाँ चीज समझाया कि किस तरीके से जी वेरी होता है, वो डिपेंड करता है आपका किस पे, जी एम बाय आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, और जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। चलो आगे चले, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा क्लास। अब देखिए यहां देखिए, अब यहां है कि गति का सर्वप्रथम जो परिभाषा, ठीक है, डेफिनेशन, जो मतलब गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, डेफिनेशन इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो, जो गति मतलब स्पीड को डिफाइन सबसे पहले किसने किया था, स्पीड का डिफाइन या डेफिनेशन सबसे पहले किसने दिया था, तो आपको याद रखना है गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो से हमेशा याद रखना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, जड़त्व का नियम, ठीक है, इनर्शिया, तो जो पहला नियम था उसको सबसे पहले किसने दिया था, न्यूटन से भी पहले, तो उसको दिया था गैलीलियो ने। इसीलिए जड़त्व का नियम, न्यूटन का फर्स्ट लॉ को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम लोग गैलीलियो के लॉ से भी जानते हैं, ठीक है, गैलीलियो के लॉ से भी जानते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज गैलीलियो लॉ, या जड़त्व का जो नियम है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो गैलीलियो के लॉ के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। एक बुक लिखा गया था प्रिंसेपिया, ठीक है, प्रिंसेपिया, PRINCIPIA, ये किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है न्यूटन ने लिखा है। और केपलर, मैंने आपको बताया था, केपलर से क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि केपलर ने क्या दिया था, प्लेनेटरी लॉ, लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ठीक है, लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन किसने दिया था, पिंडों का नियम किसने दिया था, लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन केपलर ने दिया था। 3 लॉ इन्होंने दिया था, मैंने आपको जल्दी से बताऊं 3 लॉ क्या क्या था, ठीक है, जल्दी से बताइए, मैं आपको जल्दी से आपको, क्योंकि इसी तरीके से आप पढ़ना पड़ेगा अगर आपको मेरिट लाना है, जल्दी से बताइए। मैंने 3 लॉ आपको बताया था। पहला लॉ क्या था, पहला लॉ ये था, क्या था पहला लॉ, जल्दी से बताओ। पहला लॉ ये था कि कोई भी जो आपका कोई भी जितना भी सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम आपने पढ़ा है, तो सन क्या है, बीच में है, और जो भी उसका चक्कर लगाएगा सन का, वो किस आकार, जो उसका ऑर्बिट होगा, जो इसका पथ होगा, वो किस कैसा होगा, आपका ऑर्बिटल जो होगा, इसका कैसा ऑर्बिटल होगा, तो ये होगा आपका अंडाकार ऑर्बिटल होगा, ठीक है, कैसा होगा आपका, एलिप्टिकल होगा, अंडाकार ऑर्बिटल में जितने भी जो प्लेनेट है वो घूमेंगे। और सन कहाँ रहेगा, तो सन जो है आपका ये बीच में रहेगा, ठीक है। कभी सन जो होगा क्या हो जाएगा, सामने हो जाएगा, मान लीजिए अर्थ जो है ऐसे करके घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, तो सन क्या हो जाएगा, कभी अर्थ के सामने, सन के सामने हो जाएगा, और कभी क्या हो जाएगा, ये दूर हो जाएगा। और इस पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट, अंडाकार ऑर्बिट। तो ये फर्स्ट लॉ केपलर ने क्या बोला था कि जो भी जो प्लेनेट है, ठीक है, वो जो सन के जो चक्कर लगाएगा किस रूप में लगाएगा, आपका एलिप्टिकल ऑर्बिट में लगाएगा, उसका जो पाथ होगा कैसा होगा, एलिप्टिकल होगा, अंडाकार होगा, याद रखिएगा। और जब जो अर्थ है, मान लीजिए अर्थ को मैं कंसीडर करता हूं, जब वो सन से सबसे दूर होगा, ठीक है, तो उसको एपीहिलोन बोला जाता है, ठीक है। अपसोर उपसोर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अपसोर और उपसोर। तो अपसोर मतलब क्या, जब अर्थ से अर्थ क्या होगा, बहुत दूर होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपसोर, ठीक है, मतलब एपीहिलन, अर्थ से, सन जो है अर्थ से बहुत दूर है, ठीक है। और दूसरा हमने आपको क्या समझाया था, एक होता है आपका पेरिहिलन, पेरिहिलन मतलब क्या, जब जो आपका अर्थ क्या होगा, सन के बहुत सामने होगा। तो 3 जनवरी को क्या होता है, अर्थ जो होता है आपका क्या होता है, आपका सामने होता है, किसके, आपका सन का सबसे सामने कम होता है, तो 3 जनवरी को
कब होता है? 3 जनवरी को। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिहिलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? पेरिहिलन। और सबसे दूर कब होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं एपिहिलन, अपसोर। ठीक है, ये कब होता है? तो 4 जुलाई को होता है। तो क्या आपने समझा? आपने ये समझा क्या? आपने ये बस समझा कि किस तरीके से पहला लो था। पहला लो बस यही था कि जो एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होगा, कोई भी जो प्लेनेट है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा। एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा मतलब कोई एक ऐसा समय आएगा जब वो सन के एकदम सामने होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? पेरिहिलन बोलेंगे। ठीक है, और कभी क्या होगा, वो बहुत दूर होगा तो उसको हम लोग एपिहिलन बोलेंगे। एपिहिलन मतलब अपसोर, उपसोर आपने पढ़ा होगा, इसको अपसोर बोलते हैं, इसको उपसोर बोलते हैं। तो जब पेरिहिलन होगा तो 3 जनवरी को होगा, जब एपिहिलन होगा तो आपको 4 जुलाई को होगा। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट लो क्या था? जल्दी से बताइए। 3 लो दिया था। ठीक है, तो दूसरा लो क्या था? दूसरा लो ये था। दूसरा लो क्या था? जल्दी से बताइए। तो दूसरा लो ये था कि जब मान लीजिए सन यहां है, ठीक है, कहां है? सन यहां है। ठीक है, तो अगर अर्थ अगर एक मंथ में यहां जितना एरिया कवर करेगा, वहां वो यहां भी इतना ही कवर करेगा। मतलब एरिया जो होगा इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा, यही था। इसीलिए A1 इक्वल टू A2 लिखा है। मतलब 1 घंटा में अगर क्षेत्रफल यहां इतना कवर किया है तो यहां भी क्या होगा, वो इतना ही कवर करेगा। ये क्या था? आपका दूसरा लो था। और तीसरा लो क्या था? तीसरा लो ये था कि जो इसको टाइम लगेगा, इसको, ठीक है, इसको इस पाथ पे, इस ये जो रास्ता है एलिप्टिकल, जो अंडाकार रास्ता है, उस टाइम को अगर हम लोग स्क्वायर कर दें, उस टाइम का अगर हम लोग स्क्वायर कर दें, ठीक है, टाइम को अगर स्क्वायर कर दें तो डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल, मतलब ये किसका इक्वल आएगा? तो जो इसका, ठीक है, जो एक्सिस है, मतलब एक्सिस मतलब ये समझ लो कि जो अर्थ से, मान लो अगर मैंने सन को यहां लगाया, ठीक है, तो सन से जो इसका डिस्टेंस है, ठीक है, किसका? आपका अर्थ का, इस पाथ में, ठीक है, इस पाथ में, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या हो जाएगा? A क्यूब हो जाएगा। और ये A जो होता है, ये मान लीजिए एवरेज होता है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। ठीक है, कि क्योंकि कभी अर्थ जो होता है सामने हो जाता है, कभी अर्थ दूर हो जाता है, तो जो A जो लिया जाता है ये क्या होता है? एवरेज टाइप से होता है। ठीक है, तो ये 3 लो आपको याद रखना है। पहला आपको याद रखना है केपलर का फर्स्ट लो। सेकंड, पहला क्या था? एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। एपिहिलन क्या होता है? पेरिहिलन क्या होता है? आपने वो समझा। दूसरा आपने क्या समझा? एरिया, इक्वल एरिया कवर करता है इक्वल टाइम में। क्या करता है? आपका इक्वल एरिया कवर करता है आपका इक्वल टाइम में। ठीक है, यहां जितना इसने कवर किया एक मंथ में, तो यहां भी वो उतना ही कवर करेगा। तीसरा आपने क्या समझा? जितना टाइम लेगा पूरा इसको चक्कर लगाने में, अगर उसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका, आपका एक्सिस का, यहां से, जहां से अर्थ से उसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। तो ये चीज आपको याद रखना, ये तीनों, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। ये हो गया 4, ये हो गया आपका 5। ठीक है, तो आप 5 में यहां आपने क्या क्या सीखा? आपने ये सीखा, सबसे पहले क्या सीखा? गैलीलियो के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, गैलीलियो के बारे में मैंने आपको समझाया कि फर्स्ट लॉ ऑफ जो न्यूटन होता है उसको हम लोग गैलीलियो लॉ भी बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी। दूसरा आपने समझा, न्यूटन ने एक बुक लिखा था प्रिंसिपिया। उसके बाद मैंने आपको केपलर का तीनों लॉ बताया। प्लीज इसको अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये है आपका कि किस नियम के अनुसार, ठीक है, कौन सा लॉ ये बताता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट अगर प्रेशर हो, ठीक है, तो क्या होता है कि जो आपका गैस का, ठीक है, किसी भी गैस का अगर निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये चीज मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूं गैस के, कि किस नियम के अनुसार समान ताप मतलब सेम टेम्परेचर हो, और दाब भी अगर फिक्स कर दिया जाए, मतलब टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए और प्रेशर अगर फिक्स कर दिया जाए, ठीक है, तो जो गैस का अणु होगा, गैस का मतलब अणु मतलब होता है मॉलिक्यूल, ठीक है, तो जो गैस का जो मॉलिक्यूल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? आपका आयतन का, जिसमें वो रखा गया है। ठीक है, तो गैसों की निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो ये कौन सा लॉ था? मैं आपको बहुत पहले करवा चुका हूं, ये है आपका एवोगाड्रो लॉ। मैंने 3 गैस लॉ करवाया था, अगर आपको पता हो जल्दी से बताइए। तीनों गैस लॉ, ठीक है, गैस लॉ करवाया था आपको, 3 गैस लॉ। ठीक है, मैंने क्या करवाया था? PVT। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या करवाया था? बॉयल्स लॉ। मैंने क्या करवाया था? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में आपका क्या था? जो आपका आयतन होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आपका
प्रेशर का, दाब का। और याद रखिएगा जब हम वॉल्यूम मतलब आयतन और जब हम लोग दाब ले रहे हैं मतलब वॉल्यूम और जब हम लोग प्रेशर ले रहे हैं, ठीक है, इस कंडीशन में जो दो बचा होता है, ठीक है, कौन सा बच गया आपका, हम लोग भी और पी लिए हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में मेरा टी जो हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। किसके लिए, हमारा बॉयल्स के लिए। इसके तरफ फिर से मैंने चार्ल्स लॉ मैंने क्या करवाया था, चार्ल्स लॉ क्या था जल्दी से बताओ, भी और टी का रिलेशन में जो आयतन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसका, आपका टेम्परेचर का, ताप का। और इस कंडीशन में फिर से क्या हो जाता है, आपका ये प्रेशर जो है आपका कांस्टेंट हो जाता है। और लास्ट मैंने आपको एक और करवाया था, आपको कौन सा, एवागाड्रो लॉ। एवागाड्रो लॉ में क्या आ जाता है, एन का फंडा आ जाता है। एन क्या है, आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणु, मॉलिक्यूल्स मतलब अणु, ठीक है। तो इसमें क्या होता था आपका एवागाड्रो लॉ में, V जो हो जाता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता था N। N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और V है आपका वॉल्यूम, आयतन। और यहाँ क्या हो जाता था आपका P और T जो हो जाता था यहाँ कांस्टेंट हो जाता था, ठीक है। और ये जो भी चीज मैं बोल रहा हूं बेसिकली क्या है ये, ठीक है, एक गैस के बारे में बताया जा रहा है, एक डेफिनिट, एक कुछ अमाउंट ऑफ गैस है जो मान लीजिए एक डब्बा में है, ठीक है, फिक्स्ड है वो, ठीक है, एक डब्बा है उसमें कुछ गैस है, उसके लिए आपको ये 3 लॉ दिया गया है। एक है आपका बॉयल्स लॉ जिसमें कि क्या होगा, आपका जो वॉल्यूम होगा डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका किसका, वॉल्यूम जो होगा वो होगा आपका प्रेशर का, ठीक है। वॉल्यूम मतलब आयतन, प्रेशर मतलब आपका दाब, ठीक है, इतना समझो कम से कम। उसके बाद जो है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका ताप का, टेम्परेचर का। ये कौन बोलता है, तो ये बोलता है आपका चार्ल्स लॉ। और एवागाड्रो लॉ क्या बोलता है, V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका किसका, आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है आपका उस वेसल में, उस डब्बा में, ठीक है, जहां P और T कांस्टेंट है। एक और मैंने बताया था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ किसके बीच में होता है, P और T के बीच में। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तब क्या होगा, वो चार्ल्स लॉ होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया, ये मैं पहले भी करवा चुका हूं, बस मैंने आपको रिवीजन करवा दिया एक बार, ठीक है। तो ये हो गया आपका एवागाड्रो लॉ। एवागाड्रो लॉ में क्या होता है आपका, जो आपका V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका N, ठीक है। अब देखिए, ये तो आप समझ गए। पास्कल लॉ आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, ठीक है, हाइड्रोलिक सिस्टम, वहां हाइड्रोलिक अगर वर्ड यूज हुआ हो, ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक हो या हाइड्रोलिक कोई भी सिस्टम अगर बोले, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वहां कौन सा लॉ यूज होगा, तो आपका पास्कल लॉ होगा। ये इजी है, हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। मेन जो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखना है, ये आपका कोरियोलिस फोर्स। अब ये समझो आखिर क्या होता है। देखिए, आपने अगर सही से पढ़ा है चीजों को तो आपको पता होगा, ठीक है, क्या पता होगा कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। तो एक बार हम लोग कोरियोलिस फोर्स देखते हैं। देखिए कोरियोलिस फोर्स आखिर क्या है, देखिए अब ध्यान से समझना जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अगर ये आप समझ गए तो आपका ज्योग्राफी का भी बहुत पार्ट कवर हो जाएगा। देखिए ये है हमारा प्यारा अर्थ, ठीक है, ये क्या है, हमारा प्यारा अर्थ। और ये कैसे घूमता है, तो आपका इस डायरेक्शन में घूमता है। क्या, इस डायरेक्शन मतलब आपका वेस्ट से पश्चिम से पूरब की तरफ से घूमता है। पहला चीज तो आपको ये पता होना चाहिए ये घूमता कैसे, ठीक है, इस तरीके से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ। और इसी डायरेक्शन में हमारा जो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट होता है, जो कि 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है हमारा धरती से, तो ये भी इसी डायरेक्शन में। तो पूछा जाएगा कि जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट किस दिशा में घूमता है, तो वो भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, जो आपको इक्वेटर पे जो स्पीड, जो यहाँ अर्थ का जो स्पीड होगा इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे, ये हमेशा ज्यादा होगा कंपेयर टू आपका यहाँ जो ध्रुव पे होगा, ठीक है, जो आपका ध्रुव पे होगा, ठीक है। तो ये फंडा अगर आपने समझ लिया तो आप समझ गए कि कोरियोलिस फोर्स क्या है। अब ध्यान देना, ठीक है, मान लीजिए कि आप यहां हो, ठीक है, आप मतलब ये भूमध्य रेखा पे हो, ठीक है, भूमध्य रेखा। अब जैसे ही भूमध्य रेखा, और मान लीजिए कि आपका यहाँ पोल है, ठीक है, पोल है, मैं अभी बॉल का कंसेप्ट लेके चल रहा हूं, मान लिया आप बॉल फेंके, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इस पॉइंट पे बॉल फेंकना चाहोगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, बॉल आपने ऊपर फेंका, ठीक है, बट जब तक आप फेंकोगे, ठीक है, जब तक आप ऊपर, आप यहां थे, जब तक आपने बॉल फेंका तब तक इसका जो स्पीड है कम, देखो यहां जो इक्वेटर पे जो स्पीड होता है, ठीक है, वो बहुत फास्ट होता है कंपेयर टू आपका यहाँ। ये भी क्यों होता है मैं कभी डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी बस इतना याद रखो कि इक्वेटर पे जो स्पीड होगा अर्थ का, जो भूमध्य रेखा पे होगा, वो बहुत ज्यादा होगा आपका यहाँ से। तो जैसे ही आपने बॉल ऊपर फेंका, आपको फेंकना तो यहाँ था, पर ये इतना स्पीड है कि जब तक आप यहाँ
यहाँ ये पहुंचेगा उससे पहले ये जो नीचे वाला जगह है ये इधर आ जाएगा, तो मतलब इधर एक फोर्स लग जाएगा और एक ये ऊपर आपने फेंका है ये एक फोर्स लग जाएगा, तो आपका मेन फोर्स कहाँ होगा, बीच में कहीं होगा, तो मतलब ये इधर होगा। अब मैं ये क्यों समझा रहा हूं आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब जो मैं नेक्स्ट आपको दिखाने जा रहा हूं ध्यान से समझना। देखो जब पढ़ोगे ज्योग्राफी, जब और एक चीज और पूछा जाता है कि जो हमारा जो हवा जो चलती है, ठीक है, जो हवा जो चलती है, ठीक है, जब वो, ठीक है, भारत को टच करती है, मतलब भारत में पहला मानसून कब आता है, आपको पता है जून के महीने में आता है। तो आप देखो जो आपका जो ये है, ठीक है, आप ध्यान से यहां समझना है कोरियोलिस फोर्स कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको क्या हो गया, देखो अब कोरियोलिस फोर्स को देखो, एक चीज ध्यान से देखना, हमने आपको क्या समझाया कि भूमध्य रेखा पे क्या होता है, आपका जो भूमध्य रेखा, मान लो ये भूमध्य रेखा आपका ये बीच से इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से आपका जा रहा है, ठीक है। तो जो आपका गर्मी का जो महीना होगा, आप ध्यान से समझना, ये ज्योग्राफी में भी काम आएगा। जो गर्मी का जो महीना होगा क्या होगा, आपका ये मान लीजिए हमारा प्यारा भारत है, गर्मी होगा, गर्मी होना मतलब क्या, यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर और आपका जो प्रेशर का जो रिलेशन होता है क्या होता है, आपका उल्टा होता है, ये चीज आपको पता है। तो हवा क्या होगा, चलना स्टार्ट होगा, कहां से, क्योंकि यहां अभी क्या है, गर्मी का महीना, हायर प्रेशर है, कहां, यहां हायर प्रेशर है, यहां लोअर प्रेशर हो गया, ठीक है, तो हवा चलना होगा। अब जब ये हवा यहां से चलेगा नीचे से, ठीक है, जब ये हवा चलेगा, ठीक है, तो इसको जाना इधर चाहिए था, जाना इधर चाहिए था, ठीक है, पर जैसे ये भूमध्य रेखा को क्रॉस करेगा, ठीक है, ये कैसे, ऐसे टिल्ट हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा और ये केरल को हिट करेगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये कोरियोलिस फोर्स के वजह से होता है। अगर यहाँ कोरियोलिस फोर्स नहीं होता तो जो हवा इस तरीके से आ रहा है, जो हवा में क्या होता है, नमी जो लेके आ रहा है जिससे बारिश होता है, वो इधर की तरफ कहीं चला जाता, ठीक है, एग्जैक्टली आपका कह सकते हो कि शायद केरल को ये हिट नहीं करता। तो केरल को क्यों हिट करता है, तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से, ठीक है। ये चीज आप समझ गए कि जब भी, ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है इसमें कि कोरियोलिस फोर्स मतलब क्या, मैंने बताया कि कोरियोलिस फोर्स मतलब क्या होता है कि जब भी कोई चीज भूमध्य रेखा से, जो कोई भी चीज नहीं, जैसे एग्जैक्टली हम लोग हवा को ही लेके चलते हैं, ठीक है, जब भी हवा आपका जो है आपका भूमध्य रेखा से जो आपका उत्तरी गोलार्ध की तरफ चलेगा, तो किधर जाएगा, वो ईस्ट की तरफ अपने आप को टिल्ट कर देगा, ये इधर टिल्ट कर देगा अपने आप को, ठीक है, ये इधर टिल्ट कर देगा। और वही अगर हम ऊपर से फेंके, ऊपर से ऐसे फेंकना चाहेंगे तो ये आपका इधर टिल्ट कर देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको समझाया है, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स बेसिकली कोई फोर्स नहीं होता है, बेसिकली ये क्यों डेवलप होता है, जो हमारा अर्थ जो घूम रहा है, अर्थ में जो मोमेंट हो रहा है, उसके कारण क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ जो विंड है वो चेंज हो जाता है जब वो आपका इक्वेटर से नॉर्थ हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध में वो आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका आप वैल्यू बाद में समझोगे, ठीक है, बट अभी समझा दिए ताकि आपको कोई बाद में प्रॉब्लम हो ही ना। चलिए, तो आप ये समझ गए, अब आ जाइए, देखिए, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर कितने पे थे हम लोग, किस नियम के अनुसार, ये तो आप समझ गए। तो मैंने आपको यहाँ में क्या समझाया, तो सबसे पहले आपने समझ लिया यहाँ क्या, पूरा का पूरा आपने गैस लॉ समझ लिया, ठीक है, उसमें आपने ये समझा कि अवोगाड्रो लॉ में क्या होता है, ठीक है। पास्कल वाला मैंने क्या बताया, जितना भी हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम या हाइड्रोलिक सिस्टम जितना भी होगा, आप क्या बोलोगे, पास्कल लॉ बोलेंगे, ठीक है। और कोरियोलिस फोर्स आप पक्का याद रखिएगा जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये है हमारा जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको याद रखना है, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो दिया गया था वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। इसके बाद और याद रखिएगा, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, इनको 1921 में, ठीक है, नोबेल अवार्ड मिला था, किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। याद रखना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दैट मींस आपका अपेक्षता का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था, तो आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। और 1921 में इनको क्या मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इनको क्या मिला था आपका 1921 में आपको नोबेल अवार्ड भी मिला था फिजिक्स में, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। स्टीफन हॉकिंग से एक बुक पूछा जाता है, ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, क्या, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये बुक किसने लिखा है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, याद रखिएगा, स्टीफन हॉकिंग। मैडम क्यूरी के बारे में आपको पता ही होगा, इन्होंने एक एलिमेंट का डिस्कवर किया था, क्या उस एलिमेंट का नाम क्या था,
पोलोनियम नाम था, ठीक है। और इन्होंने रेडियम का भी डिस्कवर किया है। इनको 2 बार इवन नोबेल अवार्ड भी मिल चुका है, एक फिजिक्स में भी और आपका एक केमिस्ट्री में भी। तो याद रखिएगा मैडम क्यूरी, और ये कहाँ की रहने वाली थी, तो पोलैंड की। इसीलिए इन्होंने जो एलिमेंट एक डिस्कवर किया था जिसका नाम रखा था इन्होंने पोलोनियम। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन पे आ जाइए, इसका देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण, ठीक है, इसमें विभव, विभव मतलब होता है, आप सिंपल समझ लो, जिसको इंग्लिश समझिए, विभव मतलब समझ लो वोल्टेज, बेसिकली वोल्टेज डेवलप होना, ठीक है। तो एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव में मतलब वोल्टेज में परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं। देखो इसलिए इंग्लिश में मैं इसको समझा देता हूं एक बार। देखो ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है, कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसमें क्या किया कि टेम्परेचर वेरिएशन से क्या हुआ है कि आपका वोल्टेज में क्या हुआ है, आपका वेरिएशन देखा गया है। तो कौन सा ये प्रभाव ऐसा बताता है कि अगर हम लोग, ठीक है, टेम्परेचर वेरी करे किसी कंडक्टर में, किसी धातु में, अगर हम लोग आपका टेम्परेचर जो है अगर वेरी करे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका वोल्टेज जो है, ठीक है, वो भी वेरी हो जाएगा। तो किस में बताया गया है, पूछा गया। तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, इसका जो सही, मैं तीनों आपको समझाता हूं, ये होगा सीबेक इफेक्ट, ठीक है। अब बीपीएससी क्या मानती है पता नहीं, बट जो इसका सही आंसर है ये है आपका सीबेक इफेक्ट। अब इसको मैं समझाता हूं। देखिए एक है आपका थॉमसन इफेक्ट, एक है आपका सीबेक इफेक्ट और एक है आपका पेल्टियर इफेक्ट। जूल इफेक्ट तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो पेल्टियर, सीबेक और थॉमसन, ये तीनों में समझा रहा हूं, आप ध्यान से समझना है, ठीक है, कि क्या क्या होता है। आप एकदम ध्यान से समझना। देखो तीनों जो रूप है बहुत ही समरूप है, ठीक है। तो आप एक बार अच्छे से समझ लो कि ताकि एग्जाम में कभी गलती हो ही ना, ठीक है। चलिए देखिए, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीबेक इफेक्ट का, ठीक है, कि सीबेक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। देखो सीबेक इफेक्ट का मैं बात करूं, सीबेक और पेल्टियर जो होता है जस्ट ऑपोजिट होता है। आप ध्यान से समझो कैसे, ठीक है। क्या होता है सीबेक और पेल्टियर जस्ट ऑपोजिट होता है। देखिए याद रखिएगा, अब मैं इसे समझाने जा रहा हूं। मान लो मैंने ये एक कंडक्टर लिया, ठीक है, ये एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, ठीक है। और मैंने क्या लिया, ये एक दूसरा कंडक्टर लिया, ठीक है, मैंने क्या लिया, मैंने ये एक दूसरा कंडक्टर लिया, ठीक है। ये कोई कंडक्टर ए है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर ए है और ये कोई कंडक्टर बी है, दोनों दूसरा कंडक्टर है, ठीक है। और दोनों को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ध्यान देना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां ये जो है, ठीक है, ये एक जंक्शन है, ठीक है, ये एक जंक्शन है, यहां मैंने कुछ हीट दिया। तो जैसे ही मैं हीट दूंगा, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका करंट फ्लो होने स्टार्ट हो जाएगा। कहां से, आपका हॉट वाला जंक्शन से आपका कोल्ड वाला जंक्शन से। और जैसे ही आपका करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, तो करंट फ्लो स्टार्ट होना मतलब क्या, सिंपल सी बात है, आपका क्या आएगा, आपका वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा है ना, V इक्वल टू क्या होता है, आपका IR होता है। तो कहीं भी अगर करंट का फंडा आ रहा है तो दैट मीन सिंपल है, वहां वोल्टेज का भी फंडा आएगा। तो सिंपल आपको याद रखना है कि सीबेक इफेक्ट में क्या होता है, दो कंडक्टर, दो धातु, डिफरेंट धातु, मान लो कोई आपका धातु ए है और कोई भी एक धातु बी है, और दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब जब दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया और एक को हमने रख दिया यहां, हीट दे दिया एक साइड, और दूसरा साइड फिर से क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका करंट फ्लो होने लगेगा, और जो ये करंट फ्लो होगा उसके कारण क्या होगा, आपका ईएमएफ जनरेट होगा। मतलब आपका सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं तो वोल्टेज जो होगा आपका डेवलप होगा। ये वोल्टेज कितना डेवलप होगा, जितना आपका इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ वोल्टेज को मैं ईएमएफ लिखता हूं, तो ये कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों का आपका टेम्परेचर का डिफरेंस का, यही होता है। तो सिंपल आपने सीबेक इफेक्ट में क्या देखा, दो कंडक्टर हमने ज्वाइन किया, दोनों कंडक्टर अलग हैं, ठीक है, और एक कंडक्टर एक साइड में हमने क्या किया, कुछ यहां हीट लगा दिया। मान लो कि यहां हमने कुछ हीट दिया, हीट, तो ये वाला हॉट हो गया, ये वाला पार्ट, ये वाला क्या हो गया, कोल्ड हो गया, जिसके कारण से क्या हो गया, आपका करंट फ्लो होने लग गया। और ये करंट फ्लो होने से क्या हुआ, आपका वोल्टेज डेवलप हुआ, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप हुआ। और जितना वोल्टेज, ये जो वोल्टेज जो डेवलप होगा किस पे डिपेंड करेगा, जितना दोनों में आपका टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, ये जंक्शन में और ये जंक्शन में जितना टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आपको वोल्टेज दिखेगा। ये हो गया आपका सीबेक इफेक्ट।
अब जो अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, अगर मैं इसको देखूं, इसको आपका पेल्टियर इफेक्ट हो, पेल्टियर इफेक्ट क्या है, जस्ट उल्टा, ठीक है, ये है आपका कोल्ड जंक्शन, ये है आपका हॉट जंक्शन। बट इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैंने मेटल ए लिया, कोई धातु ए है और ये आपका धातु बी है, मतलब ये धातु ए है और ये आपका धातु बी है। इसमें क्या क्या हमने, यहां हमने बस दो धातु लिया, दोनों को हमने लगाया, ठीक है, दोनों को हमने जोड़ दिया, ठीक है, बट हमने यहाँ कोई हीट नहीं दिया, हमने यहाँ सीधा डायरेक्टली करंट वोल्टेज ही दे दिया। यहाँ हमने वोल्टेज दे दिया, वोल्टेज का सिंबल होता है, ठीक है, वोल्टेज मतलब विभवांतर, ठीक है, वोल्टेज हम लोग ने दे दिया। अब जैसे ही वोल्टेज दोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, खुद ब खुद एक जो साइड हो जाएगा वो कोल्ड जंक्शन बन जाएगा और दूसरा साइड जो है आपका हॉट जंक्शन बन जाएगा। मतलब एक जंक्शन जो होगा ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और एक जंक्शन जो हो जाएगा वो गर्म हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि सीबेक इफेक्ट और पेल्टियर इफेक्ट जो है जस्ट ऑपोजिट काम कर रहा है। यहाँ क्या हो जा रहा है, हॉट एंड कोल्ड जंक्शन बन अपने आप बन जा रहा है। कब, जब हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं और करंट फॉलो होगा, क्योंकि वोल्टेज देंगे तो करंट तो आएगा ही, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ वोल्टेज दे रहे हैं तो करंट फ्लो हो रहा है, जिसके कारण से हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन बन जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेल्टियर इफेक्ट। और यहाँ क्या था कि हम लोग क्या किया, दो कंडक्टर को ज्वाइन किया और एक साइड हमने क्या कर दिया, हीट दे दिया, जिसके कारण से क्या हुआ, यहाँ करंट फ्लो होने लगे। इसको हमने बोला सीबेक इफेक्ट। अब ध्यान से समझना कि आखिर आपका, ठीक है, कि जो आपका क्या, जो आपका थॉमसन इफेक्ट है वो क्या है। देखिए, अब जो थॉमसन इफेक्ट का अगर मैं बात करूं, ठीक है, थॉमसन इफेक्ट का बात करूं, देखिए मान लीजिए कोई ये एक कंडक्टर है, ठीक है, मान लीजिए मैं मान लेता हूं ये कॉपर का कंडक्टर है, ठीक है, यहां मैंने हीट दिया, मतलब यहां आग लगा दिया, मान लीजिए यहां मैं हीट देता हूं, ठीक है, तो हीट दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये हॉट हो जाएगा, ठीक है, हॉट हो जाएगा, और यहाँ ये क्या हो जाएगा, आपका कोल्ड हो जाएगा, ठीक है, ये कोल्ड हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं, अब इस कंडीशन में अगर मैं करंट, ठीक है, हॉट से कोल्ड की तरफ पास करता हूं, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका हीट जो है, ठीक है, इवॉल्व होगा। मतलब ये जितना भी कंडक्टर है इसमें से क्या होगा, हीट निकलेगा, ठीक है, हीट क्या होगा, निकलेगा। सिमिलरली अगर हम लोग क्या करते हैं, अब दूसरा मैं यहाँ कलर ले लेता हूं, ठीक है, यहाँ मैं ग्रीन ले लेता हूं। हमने पहले यहाँ कुछ हीट दिया था और करंट भी हमने पास कहां से किया है, हॉट वाले जंक्शन से कोल्ड वाले जंक्शन की तरफ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा हीट निकलेगा कंडक्टर से, ठीक है। बट अगर हमने क्या किया, इधर से करंट देना चालू किया, मतलब कोल्ड जंक्शन से हॉट जंक्शन की तरफ अगर हमने करंट देना चालू किया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका हीट एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। और इसी फेनामेना को, हीट निकलने के फेनामेना को और हीट एब्जॉर्ब होने के फेनामेना को, कब, जब आपका करंट पास होगा इस कंडक्टर से, चाहे वो हॉट कोल्ड, मतलब आपका हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगा तो आपका हीट निकलेगा पूरा आपका कंडक्टर से, आपका धातु से, और अगर कोल्ड से आपका हॉट की तरफ आएगा तो क्या होगा, हीट इसमें क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो इसी फेनामेना को हम लोग क्या बोलते हैं, थॉमसन इफेक्ट। इसमें और भी एक चीज होता है, एक होता है पॉजिटिव थॉमसन इफेक्ट, एक होता है नेगेटिव, बट अभी आप बस इतना समझ के रखो, ये बहुत है अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि पहली बार है। तो आपने क्या समझा, आपने सीबेक इफेक्ट समझा, पेल्टियर समझा और आपने थॉमसन समझा, ठीक है। तो वहां जो बोला गया है, वहां बोला गया है क्या, कि अगर दो कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, दो कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, और क्या होता है कि आपका टेम्परेचर के डिफरेंस के वजह से वोल्टेज में चेंज आता है, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल है, वो आपका सीबेक इफेक्ट हो जाएगा। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। देखो इस तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा, अभी कोई उपाय है नहीं हमारे पास कि हम ऑनलाइनर करें और निकल जाए, ठीक है। आप बहुत चीज सीख रहे हो, ठीक है, अगर नया चीज सीखोगे नहीं तो एक चीज बताओ, फिर दूसरों से कैसे आगे निकलोगे, दूसरे तो सब वही पढ़ रहे हैं ना। बाकी वन लाइनर तो हम लोग एक दिन में खत्म कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका, तो आप यहाँ समझ गए, हमने आपको समझाया, यहाँ मैंने आपको ये सब समझा दिया कि थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, सीबेक इफेक्ट क्या होता है, पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है। यही वही पूछा गया था कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन, मतलब अगर किसी कंडक्टर में अगर हम लोग जो टेम्परेचर अगर डिफरेंस के कारण जो आपका वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो मतलब जो होता है वो किस में होता है, तो थॉमसन में मैंने समझाया, आपको सीबेक में समझाया और पेल्टियर भी, तो सीबेक इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए, यहाँ पूछा है कि जो हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास जो यूज करते हैं, ठीक है, क्या यूज करते हैं हम लोग, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास है बेसिकली, ठीक है, उसमें किस टाइप का लेंस हम यूज करते हैं, तो याद रखिएगा जो मैग्नीफाइंग ग्लास में हम लोग किस टाइप का यूज करते हैं, तो
तो आपको याद रखना है उसमें हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या यूज करते हैं? उत्तल लेंस हम लोग यूज करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, हमारा जो आंख है वो भी क्या है, उसमें कौन सा लेंस होता है? तो कॉन्वेक्स। मैंने आंख से आपको बार बार क्वेश्चंस करवाए थे, याद है? क्वेश्चंस उससे भी आए थे, मैंने आपको क्या करवाया था? आंख से। चलो अभी नहीं जाएंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस आपको याद रखना है। कॉन्वेक्स मिरर आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा। सबसे पहला तो जो रियर व्यू होता है, जो पीछे देखने वाला जितना भी आईना होता है उसमें आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, और जो स्ट्रीट लाइट होता है उसमें कौन सा होता है? आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। आपको अच्छे से याद रखना है। कॉन्वेक्स लेंस हमने क्या बोला? मैग्नीफाइंग ग्लास। और हमारे आंख में भी क्या होता है? हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। और कॉनकेव लेंस कहाँ यूज करते हैं? तो हमारा आपका नियर साइटनेस मतलब आपका निकट दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ नया होगा तभी हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, बाकी आप लोग को हम बहुत बार करवा चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, नया नया कंसेप्ट पे डील करेंगे, ऐसे ऐसे कंसेप्ट जहां से क्वेश्चंस पूछे जाए। अब यहाँ देखिए, ये जो है आपको पूछा जा रहा है अनुचुंबकीय। तीन तरीके का आपने पढ़ा होगा फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, लो चुंबकीय, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा पैरामैग्नेटिज्म, ये है आपका पैरामैग्नेटिज्म। और एक आपने पढ़ा होगा डायमैग्नेटिज्म। तो पैरामैग्नेटिज्म मतलब क्या होता है? आपका अनुचुंबकीय, ठीक है। और एक होता है आपका डायमैग्नेटिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिचुंबकीय, ठीक है। तो देखो, ये तीनों का फंडा मैंने आपको समझाया था। सबसे पहले अगर मैं लोह चुंबकीय का बात करूं, मतलब फेरोमैग्नेटिक का अगर मैं बात करूं, तो फेरोमैग्नेटिक में क्या होता था आपका? सबसे पहले लोह चुंबकीय जिसको बोलते हैं, तो फेरोमैग्नेटिक में आपका होता था, चलिए मैं आपको इसको थोड़ा समझा देता हूं, क्योंकि इसमें क्या है कि दरोगा वाला में भी बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये जो 2300 का नहीं, हाँ 2213 वाला में इसमें एक क्वेश्चन था। ठीक है, देखो अब ध्यान से समझना है इसका। देखिए, एक होता है आपका डायामैग्नेटिज्म, ठीक है, ये सब मैग्नेट ही है, ठीक है, पर किस तरीके से बनता है आप ये समझ लेना, और एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए, तो जो आपका एक होता है डायामैग्नेटिज्म जिसको हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय, ठीक है, एक होता है आपका लौ चुंबकीय जिसको हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म, और एक होता है आपका पैरामैग्नेटिज्म जिसको हम लोग अनुचुंबकीय बोलते हैं। देखिए, अब जो अगर मैं बात करूं, ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका किसका? आपका फेरोमैग्नेटिज्म का। अब देखिए, ये ऐसे एलिमेंट होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, जो अगर हम लोग, ठीक है, चुंबकीय फील्ड जो होता है ना, चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दे हम लोग उसको, ठीक है, अगर हम लोग उसको मैग्नेट वाला जो फील्ड में अगर उसको हम लोग रख दे, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेट है उसका डायरेक्शन, ठीक है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेट है उसी डायरेक्शन में वो अपने अंदर मैग्नेटिज्म ले आएगा। मतलब अगर मैग्नेट का ये एक मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट क्या है? नॉर्थ एंड साउथ, यहां से निकल रहा है उसका फ्लक्स, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स जिसको बोलते हैं, और ये नॉर्थ से निकल के किस में जाता है? आपका साउथ में जाता है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाता है। तो अगर मैं यहाँ आपको, ठीक है, लो चुंबकीय रखूं, दैट मीन्स आपका फेरोमैग्नेटिज्म रखूं, तो जिस डायरेक्शन में आपका चुंबकीय फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या होगा? इसमें भी मैग्नेट बन जाएगा, वैसा ही मैग्नेट बनेगा जैसा कि फील्ड में है। ठीक है, और जो आपका अनुचुंबकीय होता है, ठीक है, और प्रतिचुंबकीय होता है, इसमें डिफरेंस ये होता है, ठीक है, इसमें डिफरेंस ये होता है, आप ये समझो, ठीक है, एक बार सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, थोड़ा रेस्ट। चलो, तो ये चीज समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है कि ये ऐसे धातु होते हैं, हम लोग अगर इसको फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें भी वो मैग्नेट तो बनेगा, बट क्या होगा? इसमें उतना क्षमता नहीं होगा जितना कि आपका फेरोमैग्नेटिज्म में होगा, मतलब लोह चुंबकीय में होगा। अनुचुंबकीय नाम ही यहाँ पता है, अनुचुंबकीय मतलब क्या? इसमें जो मैग्नेटिज्म डेवलप होगा सेम डायरेक्शन में होगा मैग्नेट का, याद रखना, इसमें भी सेम डायरेक्शन में होगा, इसमें भी सेम डायरेक्शन में होगा लोह चुंबकीय में। बट लोह चुंबकीय में जो मैग्नेटिज्म उसमें प्रोड्यूस होगा आपका धातु में, ठीक है, आपका इस धातु में वो बहुत पावरफुल होगा, बट इसमें क्या होगा? वो थोड़ा कम होगा। ठीक है, और जो डायामैग्नेटिज्म होता है जिसको हम लोग प्रतिचुंबकीय बोलते हैं, ये तो क्या होता है, अगर मैग्नेट का डायरेक्शन इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रहा है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है? उसका मैग्नेटाइज हो जाता है ये चीज। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल, पहले तो आप समझ गए। आपको याद रखिएगा, अगर आपको लो चुंबकीय बोला जाए तो आपको याद रखना आयरन
कोबाल्ट और निकल याद रखना है, ठीक है। और अगर आपको डायामैग्नेटिज्म अगर आपको बोले, ठीक है, डायामैग्नेटिज्म अगर आपको बोले तो आपको याद रखना है कॉपर, सिल्वर, ठीक है, गोल्ड, जिंक, बिस्मथ और आपका मरकरी और वाटर, एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अणुचुंबकीय बोले तो एल्यूमिनियम, प्लेटिनियम, मैंगनीज, सोडियम और ऑक्सीजन, ठीक है। तो वहां क्या पूछा था हमें वहां पूछा था अणुचुंबकीय। अणुचुंबकीय मतलब वहां ऑप्शन में क्या क्या था देखते हैं एक बार, ठीक है, जल्दी से आ जाइए आप। देखिए यहाँ क्या पूछा है अणुचुंबकीय, दैट मीन्स आपको पूछा है पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिज्म अभी मैंने आपको समझाया था, पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है आपका, इसमें क्या होगा, ये मैग्नेटाइज तो होगा बट इसमें उतना मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस नहीं होता, बट सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट का जो फील्ड है उसी डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मैंने क्या बताया, आयरन हो गया, ठीक है, और निकल हो गया, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, इसको मैंने क्या बोला था, लोह चुंबकीय बोला था, मतलब फेरोमैग्नेट बोला था। तो यहां बच के ये जो है आपका, ये जो है आपका क्या है, आपका प्लेटिनियम क्या है आपका, एक पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। और आपका पारा क्या हो जाएगा, तो फिर से ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप समझ के रखना, ये हो जाएगा आपका प्लेटिनियम, जो हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, यही ना किए थे, एक बार देख लो प्लेटिनियम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देखो तो पैरामैग्नेटिज्म में क्या है, ये प्लेटिनियम है, आपको अच्छे से याद रखना है। चलो समझ में आया, तो आयरन, निकल एंड कोबाल्ट आपका फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। प्लेटिनियम हो गया आपका पैरामैग्नेटिज्म, और आपका जो पारा हो गया वो हो गया आपका डायमैग्नेटिज्म। मतलब पारा जो होता है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है आपका, मैग्नेटाइज होता है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे उसके ऑपोजिट में ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छे से याद रखिएगा इसको। ये सब भी क्या क्या हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, देखिए अब ये परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं, ठीक है। ये सबको पता है कौन से मूलकण होते हैं नाभिक में, तो आपको पता होना चाहिए, जो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन या आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बहुत ही सिंपल है। यहाँ क्या पूछा है आपको, सिंपल क्या पूछा, देखो नाभिक मतलब परमाणु के नाभिक है, मतलब न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया था, जल्दी से बताइए, एटॉम का तो किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, आपको याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, करने के लिए बहुत बार कर चुके हैं बेसिक चीज, तो उसको रिपीट करके फायदा नहीं। अब हम लोग जाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे हम लोग आ गए हैं, ये है हमारा कि जिस धातु कर्म प्रक्रिया, अब यहाँ मेटलर्जी का हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझते हैं पूरा, ठीक है। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं, ठीक है। यहां बेसिकली पूछा था कि ऐसा मेटलर्जिकल प्रोसेस, ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए मैं बोल दे रहा हूं, ऐसा मेटलर्जिकल प्रोसेस, ठीक है, जिसमें जो आपका धातु, मेटलर्जी मतलब क्या होता है, आपको मेटल उसके ओर से निकालना, मतलब आपका जो अयस्क होता है, ठीक है, जो अयस्क को इंग्लिश में बोलते हैं ओर, तो अयस्क से उसके धातु को निकालने को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग को क्या बोलते हैं, उसको उसको बोलते हैं मेटलर्जी प्रोसेस, ठीक है। मतलब उसके अयस्क से जब हम लोग आपको उसके धातु को निकालेंगे उसको हम लोग बोलेंगे मेटलर्जी प्रोसेस। तो पूछा है कि कौन सा ऐसा मेटलर्जी प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है कि जो धातु जो मिलता है वो फ्यूज्ड स्टेट में मिलता है। फ्यूज्ड स्टेट, तो फ्यूज्ड स्टेट मतलब होता है क्या, मतलब वो आपका लिक्विड के फॉर्म में मिलता है, सिंपल अगर मैं बात हूं मोल्टेन फॉर्म में मिलता है, लिक्विड के तरल के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो एक है आपका प्रगलन, जिसको हम लोग स्मेल्टिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्मेल्टिंग, ठीक है, स्मेल्टिंग। उसके बाद है आपका वर्जन, जिसको हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है। उसके बाद है आपका कैल्सिनेशन, ठीक है, और उसके बाद है आपका फ्लोटेशन। देखिए तो मैं तीन चीज जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चीज आप मैं समझा रहा हूं, आप इसको ध्यान से समझना, आपका केमिस्ट्री का भी टॉपिक यही कवर हो जा रहा है। सबसे पहले आप ये समझो, ठीक है, कि तीन तरीके के धातु हो सकते हैं, ठीक है। कैसा धातु, एक जो बहुत ही रिएक्टिव होगा,
जैसे कि आपका पहला ग्रुप का हो गया एल्केली या एल्केलाइन अर्थ मेटल, जैसे कि पोटासियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है। एक ऐसे हो सकते हैं जो मीडियम रिएक्टिव हो, और एक ऐसे हो सकते हैं कि जो कि बहुत ही कम रिएक्टिव हो। रिएक्टिव मतलब जो बहुत ही कम क्रियाशील हो, ठीक है। तो देखो, जब भी, ठीक है, हम लोग सल्फाइड, जो ऐसे अयस्क जो सल्फाइड के हो, ऐसे और जो सल्फाइड के हो, तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग अभी मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा। तो उसमें हम लोग यूज करते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग कहाँ यूज किया जाता है, जब हमें, ठीक है, मान लीजिए कि आपको कॉपर सल्फाइड है, तो जहां सल्फाइड में मिक्स हो गया है, सल्फाइड मिक्स हो गया है, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपका रोस्टिंग करते हैं, वर्जन करते हैं। वहीं अगर आपका जब भी कार्बोनेट के फॉर्म में, मान लीजिए कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, तो कॉपर कार्बोनेट के अगर जहां कार्बोनेट आ जाएगा, तब हम लोग यहां क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, आप कुछ भी करो, बट सबसे पहले जो आपका अयस्क है, जो आपका ओर है, उसको आपको उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। बोलोगे सर ये ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई चीज, जब एक बार ऑक्साइड में उसका कन्वर्जन हो जाता है, उसके बाद उससे मेटल निकालना, उससे धातु निकालना बहुत ही इजी हो जाता है। तो आपने क्या क्या समझा, सबसे पहले आपने ये समझा कि जब भी सल्फाइड ओर से हमें निकालना होगा, तो सल्फाइड ओर मतलब अयस्क, जब भी हमें सल्फाइड ओर से अगर कुछ निकालना होगा, तो हम लोग रोस्टिंग यूज करेंगे, ठीक है। और रोस्टिंग में क्या होता है, तो याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, आपका जो ओर है, जो आपका अयस्क है, उसके एक्सेस मतलब बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाता है मतलब क्या, आपको उसको बहुत सारा, आपको एयर के प्रेजेंस में, हवा के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, वो क्या आपका रोस्टिंग। कैल्सिनेशन क्या मैंने बताया था, जब भी कार्बोनेट वाले ओर आपको मिले, वहां अगर हमें मेटल निकालना है, वहां अगर हमें धातु निकालना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में भी हीटिंग करते हैं, बट जो इसमें हम लोग एयर यूज करते हैं कंपेयर टू हम लोग रोस्टिंग, इसमें एयर जो होता है थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में होता है। तो ये हो गया आपका रोस्टिंग, ये हो गया आपका कैल्सिनेशन, याद रखिएगा। और एक होता है आपका स्मेल्टिंग, ठीक है। अब स्मेल्टिंग में क्या होता है कि इसमें भट्ठी यूज किया जाता है। भट्ठी मतलब होता है फर्नेस, बहुत ही हीट वाला, बोलते हैं भट्ठी में डाल दूंगा, तो उस टाइप के भट्ठी में क्या होता है, आपको ओर को डाला जाता है, ठीक है, और वहां हीट किया जाता है, और वहां जो मेटल मिलता है, जो आपको निकल के जो बाहर आएगा, वो आपको मोल्टेन स्टेट में आता है, फ्यूज्ड स्टेट में आता है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपका स्मेल्टिंग। अब एक चीज और समझना, जब भी आपका बीच वाला मेटल हो, मतलब जो क्रियाशीलता हो, जो रिएक्टिविटी हो, मतलब मीडियम हो या एकदम कम हो, तब हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन कर सकते हैं। बट अगर आपका जो मेटल है, जैसे कि आपका सोडियम है, बहुत ही क्रियाशील है, तब हम लोग ये चीज नहीं कर पाएंगे, ना ही रोस्टिंग ना ही कैल्सिनेशन। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बस उतना ही समझा रहा हूं जितना जरूरत है। तो जब रिएक्टिव, जब जो कोई भी धातु जैसे कि सोडियम, उसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो उस टाइम में हम लोग क्या यूज करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो विद्युत, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, विद्युत अपघटन यूज करते हैं, ठीक है। अब एक एक चीज जल्दी से समझो, ये लास्ट ही है, ठीक है, आप समझ लो इसको, बस आपका खेल खत्म, ठीक है। अब देखो, अब जल्दी से हम लोग यहां आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपका, और अगर मैं बोलता हूं, आप ध्यान से समझना, ठीक है, ये टॉपिक ही बहुत ही, मतलब क्या पढ़े कितना पढ़े, बट पढ़ते पढ़ते सब दिमाग में चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग अयस्क का बात यहां करते हैं, ठीक है, अयस्क और का बात करते हैं। तो और जो है आपका 3 तरीके का हो सकता है, ऐसा और, ठीक है, जो कि बहुत ही जो उसमें अगर मान लो कि कोई सोडियम का, ठीक है, सोडियम मतलब क्या होता है, बोरेक्स, बोरेक्स आपने पढ़ा होगा, बोरेक्स किसका और है, तो आपका सोडियम का और है। तो सोडियम क्या है, बहुत ही रिएक्टिव है, क्रियाशील है। तो क्या हो जाएगा, उस टाइप के सोडियम को अगर मुझे निकालना है उसके ओर से सोडियम को, तो क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया, हाई रिएक्टिव एलिमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपको बोला जाए, आपको क्या बोला जाए कि देखिए, अब मेटल विथ मीडियम रिएक्टिविटी, जो उसका जो क्रियाशीलता होता है, मतलब रिएक्शन करने का जो क्षमता होता है, वो मीडियम का हो, ठीक है, या एकदम लो हो, ठीक है, तब हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, आपका कैल्सिनेशन मेथड यूज करेंगे या रोस्टिंग मेथड यूज करेंगे, ठीक है। बट हमने आपको क्या समझा, जब भी सल्फाइड वाला अयस्क मिले या आपको कार्बोनेट वाला अयस्क मिले, तो कार्बोनेट वाला में हम लोग कैल्सिनेशन करेंगे। इसमें क्या करते हैं, हम लोग अयस्क को हीट करते हैं बट लिमिटेड एयर में। और रोस्टिंग में क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा अमाउंट
के एयर में हम लोग हीट करते हैं। एयर मतलब क्या, इसमें बहुत सारे ऑक्सीजन यहाँ होंगे, ठीक है, इसमें थोड़ा ऑक्सीजन कम यूज किया जाएगा, ठीक है। बट फाइनली जो इसको हीट करके हम लोग क्या निकालेंगे, तो हम लोग जो इसको फाइनली हीट करके हम लोग क्या निकालते हैं, तो यहाँ निकालते हैं हम लोग ऑक्साइड ऑफ मेटल। मैंने आपको समझाया था ना, सबसे पहले क्या कन्वर्ट करना पड़ता है, हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना करेगा, क्योंकि ऑक्साइड में एक बार जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद वहां से मेटल निकालने बहुत इजी हो जाएगा। सर क्यों, क्योंकि एक बार जब उसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लग गया तो उसको हम लोग रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन मतलब क्या, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल को निकालना, और हमारा मेटल बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका रोस्टिंग का। हम लोग बात देखिए, अब यहां से थोड़ा सा 5 मिनट और, ठीक है, उसके बाद आपका खेल खत्म। देखिए ये हो गया आपका ओर, ठीक है, ओर मतलब अयस्क। इसको सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इसके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, और फिर से उसका रिडक्शन कर दिया और बन गया मेटल। अगर ये चीज आप समझ के करोगे तो थोड़ा आपको प्रेशर कम पड़ेगा दिमाग में, और दूसरी बार करोगे तो आपको मजा आने लगेगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि देखिए यहाँ क्या हाइड्रोजन या आपका मरकरी सल्फाइड है, ठीक है, और यहाँ हमने क्या कर दिया, सल्फाइड में है। तो सबसे पहले सल्फाइड के हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंपल सी बात है, क्या यूज करेंगे, रोस्टिंग यूज करेंगे। तो सल्फाइड में सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज करने की कोशिश की। क्यों, क्योंकि एक बार हम लोग इसको ऑक्साइड फॉर्म में ला लेंगे तो उसके बाद हमारे पास इजी हो जाएगा। तो फिर से HgO आ गया, क्योंकि इसको हमने ऑक्साइड कर दिया। ऑक्साइड के फॉर्म में लाने के लिए ऑक्सीजन से इसको रिएक्ट कर दिया। ऑक्सीजन से रिएक्ट कर देना मतलब क्या, हीट देना। हीट देना मतलब एयर के प्रेजेंस में हीट देना है, ठीक है। तो एयर दिया मतलब ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया मतलब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब सिंपल सी बात है, जब मुझे आपका HgO मिल गया, तो ठीक है, आपका जब आपका HgO मिल गया, मरकरी ऑक्साइड मिल गया, तो सिंपल है, अब मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन यहां से हटा दूंगा, मतलब क्या कर दूंगा, इसका रिडक्शन कर दूंगा। तो जैसे ही रिडक्शन मैंने किया तो क्या हो गया, मुझे Hg मुझे मिल गया। उसी प्रकार से अगर यहाँ देखो कॉपर सल्फाइड है, फिर से मैंने यहाँ ऑक्सीजन ऐड किया तो क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड मुझे यहाँ मिल गया, ठीक है। फिर से क्यूप्रिक ऑक्साइड को मैंने Cu2S से यहाँ हिट कर दिया तो यहाँ मुझे Cu मिल गया। मतलब एक बार उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दो और दूसरी बार उसका रिडक्शन कर दो, ठीक है। तो ये था आपका मेटल ऑक्साइड में जब भी आपका जो अयस्क होगा वो सल्फाइड के फॉर्म में होगा तो हम यहाँ रोस्टिंग यूज करेंगे। पहले उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद उसका रिडक्शन कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया, जब भी रोस्टिंग कब करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से करते हैं, चलिए समझ में आ गया होगा। दूसरा आप आइए, दूसरा है आपका देखिए, यही चीज मैं बता रहा हूं, ये देखिए यहाँ हो गया, इसको हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, इसको भी हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ हो गया, सेम चीज है, कोई इसमें ये नहीं है, वही चीज मैं समझाया हूं आपको। अब हम लोग बात करते हैं कैल्सिनेशन का। कैल्सिनेशन मैंने क्या समझाया था, जब भी कार्बोनेट के फॉर्म में होगा, जैसे कि जिंक कार्बोनेट, इसको हमने हीट किया लिमिटेड हेयर में, तो फिर से क्या हो जाएगा, ZnO बन जाएगा। और ZnO का फिर से हम लोग ने क्या कर दिया, इसको आपका वहां हमने रिडक्शन किया था, ठीक है, और यहां हमने क्या कर दिया, ZnO को C के साथ, ठीक है, हमने यहाँ क्या कर दिया, आपको रिएक्ट कर दिया तो यहाँ जिंक बन गया। एक बात याद रखना, इस टाइप का जब रिप्लेसमेंट होता है, आपको एक क्वेश्चन आया था अभी भी, इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूं थोड़ा समझ के पढ़ो। जब भी इस टाइप का रिप्लेसमेंट आए, ठीक है, बहुत सारे से रिप्लेसमेंट आए, तो हमने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझाया था, रिएक्टिविटी सीरीज कर पाया था। जैसे कि पोटासियम सबसे रिएक्टिव है, ठीक है, और आपका नीचे नीचे आते जाओ, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, नॉन रिएक्टिव है। तो जो अगर इस टाइप के रिएक्शन में भी अगर आप देखोगे तो जो आपका बहुत रिएक्टिव होता है वो नॉन रिएक्टिव को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। बाकी अभी बस इतना याद रखो, कैल्सिनेशन, ठीक है, कैल्सिनेशन में क्या किया जाता है, बेसिकली कार्बोनेट और जो होता है उसको हीट किया जाता है और उसको ऑक्साइड में पहले चेंज कर देंगे, और ऑक्साइड के बाद हम कैसे भी करके हमें वहां ऑक्सीजन हटा देना है, उसके बाद हम अपना मेटल ले लेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ये था, और लास्ट एक और बचता है आपका, उसको हम नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है। एक बचता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन कब यूज करेंगे, जब ऐसा मेटल जिसमें कि हमारे पास क्या होगा, उसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगा, जैसे कि हमारा रिएक्टिविटी किसका ज्यादा है, आपका सोडियम का, तब हम लोग क्या यूज करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें सोडियम लाना है तो कैसे लाओगे, सोडियम क्या होता है, NaCl के फॉर्म में मिलता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में, तो उसमें हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रोलाइसिस यूज करना पड़ेगा, विद्युत अपघटन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज बताइएगा कैसा लगा, काफी देर हो गया बोल बोल के, और आशा करता हूं जो मैं पहुंचाना चाह रहा हूं आप तक वो पहुंच पा रहा होगा, क्योंकि अब जो आप पेपर देख रहे हो, ठीक है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, चीजों को आपको समझना भी पड़ेगा, स्पेशली साइंस का। बाकी जो स्टैटिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
ज्योग्राफी में थोड़ा समझना पड़ेगा। बाकी जो जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, वो सब तो खैर आप ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगा नहीं, हम प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। बाकी कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा, इतना देर कॉन्जिक्यूटिवली हम बोल ही रहे। सो एक लाइक और एक कमेंट आपकी तरफ से बनता है। जय हिंद।